हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो ले लेते हैं BHDC 133 का। और पहले क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक तरह से आप कह सकते हैं कि गेस पेपर की तरह है ये, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ये आपका आधुनिक हिंदी कविता है और सॉरी बिकॉज ये आपका आधुनिक हिंदी कविता है और कविता मेरे बस की बात नहीं होती, मेरे सब्जेक्ट से बाहर का दायरा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कविता को जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया है उसे मैं बता सकती हूँ। अदरवाइज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, क्योंकि आपके उसमें एग्जाम पेपर में जो है कविता ही कविता नहीं पूछेगा, पोएट्री बस नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट आपकी यूनिट ऐसी है जहां से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक में यूनिट 1 लेते हैं, भारतेंदु योगीन कविता स्वरूप और विकास। भारतेंदु योगीन कविता स्वरूप और विकास, सबसे पहले भारतेंदु योगीन लेंगे। इसी के बाद में ब्लॉक 1 जो है आपका एक ही वीडियो में हम फिनिश करेंगे, चाहे वो 1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो हो, ठीक है। शुरू में क्लियर कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर, भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि कैसी थी, ठीक है ना। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि जब किसी चीज का कहीं पे जन्म होता है, जन्म होने के पहले जो दायरा होता है, वहां की स्थिति जो होती है वो पृष्ठभूमि कहलाती है, ठीक है, राइट। तो भारतेंदु योगीन काव्य जो था उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि, ठीक है। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि का मतलब होता है पीछे का हिस्सा, ठीक है। पृष्ठ यानी पीछा, भूमि यानी जमीन। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब ये भारतेंदु युग आया उसके पहले का वातावरण कैसा था, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि ये कहला जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं और एक एक करके देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की हम विशेषताएं भी देखेंगे, विकास भी देखेंगे, हम सभी चीजें देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम वही सिर्फ देखेंगे, सभी चीजों को नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। क्यों क्वेश्चन इसमें हम ज्यादा ले रहे हैं? क्योंकि आपका जो एक गद्य पद्य वाला पार्ट है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप साइड में रख दीजिए। अगर आपको पास होना है तो गद्य आपका पद्य यदि आप कविता कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते साइड में रख दीजिए। आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए और बड़े आराम से पासिंग मार्क्स आप ला लेंगे, पास होने से भी ज्यादा नंबर ला लेंगे, ठीक है ना। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 20-30 नंबर की कविता पूछी जाएगी, मान लीजिए 30 नंबर का, 70 नंबर का, तो आपका यही सब चीज रहेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब देखिए, किसी भी काल के साहित्य में बदलाव के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण मौजूद रहे हैं। किसी भी साहित्य की रचना हो, लिखी गई हो, कुछ भी हो, अगर उसमें कोई बदलाव होता है, तो क्योंकि हम साहित्य तो पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे हमेशा जो कारण होते हैं वो 3-4 ही होते हैं। एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक धार्मिक और एक आर्थिक कारण भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण दिया है। और सेम यही जो चीजें हैं वो भारतेंदु युग हिंदी काव्य में भी आया, इसमें भी परिवर्तन आया और इसके पीछे की तत्कालिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतेंदु युगीन हिंदी की तत्कालिक परिस्थितियां, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की तत्कालिक परिस्थितियां कौन कौन सी थी, है ना, ठीक है ना। जन्म की या भारतेंदु युगीन हिंदी का विकास जो हुआ उसके पीछे की तत्कालिक परिस्थितियां कौन कौन सी थी, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं वो परिस्थितियां और सिचुएशन जिसकी वजह से भारतेंदु युगीन हिंदी का विकास हुआ। अब देखते हैं कि भारतेंदु के समय का जो काल था वो भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत का नया मार्ग प्रशस्त हुआ था। यानी कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद जो है विकास का एक नया रास्ता दिखा और इस युग में नए नए खोज और आविष्कार हुए, धर्म और दर्शन के नए संस्करण का जन्म हुआ, राजनीतिक और समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति जो है वो आई। तो पश्चिमी यूरोप, विशेषकर इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में एक नई संस्कृत चेतना जागी, ठीक है ना।
मैंने कि भारत में भारतेंदु युग का विकास हुआ लेकिन उसके भारतेंदु युग का जो काल था वो भारत के लिए नहीं विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि विश्व में भी कुछ ना कुछ हो रहा था। और वो जो हो रहा था वो इंग्लैंड में हो रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद जो है इंग्लैंड का एक तरह से नया विकास हुआ, नया रास्ता मिला उसको, और नए नए खोज किए गए, नए नए आविष्कार हुए, धर्म दर्शन के नए नए चीज देखने को मिली, राजनीति और जो समाज व्यवस्था होती है उसका यहाँ पे शोध प्राप्त हुआ। तो पश्चिमी खास कर कहाँ कहाँ, क्योंकि हमने इंग्लैंड कहा तो पश्चिमी यूरोप में विशेषकर इटली, आप दो चार ले लीजिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ले लीजिए, ठीक है। नई संस्कृति की चेतना वहां पे जागी। इस युग में कार्ल मार्क्स और एलिंग्स जैसे राजनीतिक विचारक भी पैदा हुए, ठीक है। और यहाँ पर सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषक है उनका भी आगमन इसी काल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए पारिस्थितिक कारण आपसे पूछा गया है, इसीलिए पृष्ठभूमि पूछी गई है। पृष्ठभूमि, पारिस्थितिक कारण क्या है कि भारतेंदु युग का विकास हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर यही लिखना होगा। तो कार्ल मार्क्स और मनोविश्लेषण के आचार्य सिगमंड फ्रायड भी इसी समय में, मतलब इनका आगमन हुआ। इन्होंने मनोविश्लेषण के बारे में बताया, तो कार्ल मार्क्स ने एक समाजवाद को बताया, पूंजीवाद को। भारतीय परिवेश में देखा जाए तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती, आज समाज सुधारक जो थे इसी काल में हुए, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आदि राजनीतिक नेता भी इसी काल में सक्रिय थे, उन्होंने इसी काल में योगदान दिया। वंदे मातरम के प्रणेता एवं बंगाल भाषा के, यानी वंदे मातरम के प्रणेता मतलब जनक, और भाषा के बंगाल भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसी युग के थे। तो हिंदी प्रदेश के युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव भी इसी समय हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब जन्म होता है, सॉरी, प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है? प्रादुर्भाव का मतलब यहाँ पे जन्म से होता है, जो इसी टाइम में हुआ। साहित्य में नए नए विषयों का समावेश करके, यानी नए नए विषयों को मिला करके भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु ने नव जागरण का सूत्रपात किया, ठीक है। और देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, हिंदी भाषा प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखकर काव्य की जो एक संकीर्ण सीमा पहले हुआ करती थी उसको तोड़ करके उसकी सीमा में विस्तार किया, उसके विषय का विस्तार किया, ठीक है। और तत्कालीन सभी कवियों में भारतेंदु द्वारा प्रारंभ की गई प्रवृत्तियों का विस्तार मिलता है। तो साहित्य में इस नए बदलाव के पीछे तत्कालीन परिस्थितियों का भी हाथ था, ठीक है ना। अभी वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी वो हम एक एक करके परिस्थितियां या पृष्ठभूमि कौन कौन सी थी वो एक कर करके देखेंगे, क्योंकि वो हम शुरू में ही बता चुके हैं। जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक और धार्मिक, ठीक है। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इतना क्लियर हो गया ना भारतेंदु काव्य की हिंदी पृष्ठभूमि किस तरह से क्या हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, सभी जगह बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद जो भारत में जो हुआ तो भारत में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि, एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि का क्या मतलब था? भारत हमारा देश गुलाम था, ठीक है ना, अंग्रेजों का यहाँ पे संबंध था, और साथ ही साथ में यूरोप के देशों से भारत का व्यापारिक संबंध पुराना था। भारत के साथ व्यापार का यूरोपीय व्यापारियों को बहुत लाभ होता था। मुगल काल में कई यूरोपीय देशों के व्यापारी यहाँ भारत में आए और व्यापार के लिए उन्होंने व्यापार भी किया, और उनके बीच में संघर्ष हुआ। उसमें अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, ब्रिटिश है, डच है, पुर्तगाली है, बहुत से लोग यहाँ पर आए। अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता एवं जल सेना के बल पर सबसे आगे निकल गए, इनसे जो मैं आपको गिना देती, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल से। अगर मुगल जो बादशाह थे उनकी अनुमति यानी कि परमिशन पाकर अंग्रेज ने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए, किलेबंदी वगैरह बना ली, ठीक है ना, बंदरगाह वगैरह बना लिए। और भारत की राजनीति पर अंग्रेजों का ध्यान शुरू से ही था। और मुगल के केंद्रीय मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाते उन्होंने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया, और कूटनीति के बल पर उन्हें सफलता मिली, यानी फूट डालो, शासन करो। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज की स्थापना का मार्ग जो है खुल गया था, और धीरे धीरे एक एक करके भारतीय राज्यों पर अंग्रेज का अधिकार होता चला गया, और 1857 तक लगभग सारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। और यदि अंग्रेजी भारतीय वस्तुओं का व्यापार करके मुनाफा ही कमाते तो भारत की इस आर्थिक स्थिति पर इतना इसका असर नहीं पड़ता, सिर्फ वो यदि बिजनेस करने आए होते। लेकिन उन्होंने यहाँ पर तो राजनीतिक चीज को भी बदल दिया, राजनीति में उन्होंने एंट्री ले ली, प्रवेश ले ली, और इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप स्थितियां बदल गई थी। भारत
भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड में उन्नत आधुनिक उपकरणों द्वारा माल में उत्पादन, मतलब भारत में जो कच्चा माल होता था उससे सामान बनाया जाता था और इंग्लैंड में जाकर उसको बेचा जाता था, ठीक है ना। तो तैयार माल को इंग्लैंड में अधिक कीमत पर, यहाँ तो कम दाम में खरीदा जाता था भारत में, लेकिन अधिक कीमत पर इंग्लैंड में बेचा जाता था। ये एक बदलती हुई परिस्थिति थी जिसके कारण भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। शोषण कर रहे थे लोगों का, लोगों में संतोष पैदा हो रहा था, ठीक है ना। तो अंग्रेजी शासन की शोषण की नीति इस प्रकार थी कि स्वयं एक अंग्रेज लेखक जॉन ब्राइट द्वारा इस काल को एक 100 years ऑफ क्राइम कहना पड़ा। अंग्रेजी शासक से त्रस्त भारतीय जनता ने आवाज उठाई और इतिहास में 1857 की क्रांति हुई, जिसे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का कहा जाता है। और जब ये विद्रोह हुआ तो एक राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया और विद्रोह को दबाने के लिए शासन का जो भार था वो ब्रिटिश की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गया था। नहीं, ब्रिटिश की जगह अब रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। रानी ने पहली बार 1858 ईस्वी को घोषणा पत्र जारी किया, भारतीयों को आश्वासन दिया कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी, रंग जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नौकरियों में उनको जो है योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाएगा, भर्ती की जाएगी। और रानी के आश्वासन से भारतीयों में एक आशा जागी और यही कारण था कि जो तत्कालिक कवि थे उस समय महारानी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यानी कि महारानी की जो उस वक्त कवि थे लिखते थे, जैसे भारतेंदु थे, वो उनमें एक थे। उन्होंने रानी की जो है प्रशंसा में कविताएं लिखी, सरकार की ओर से कई सुधार किए गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो आप लिख नहीं पाएंगे, जितना बताया उतना आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ऊपरी तौर पर जनता की भलाई की बात किया करते थे, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय जनता के साथ जो वहाँ के वायसराय थे वो दोहरी नीति अपना के रखी थी। जनता के सामने जनता की भलाई की बात करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हर प्रकार से शोषण की नीति कायम रहे, ठीक है। और अंग्रेजों की इस नीति के परिणाम स्वरूप जनता में चेतना जागी और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो एक ये मेन तत्कालिक कारण था भारत की राजनीति की स्थिति, ठीक है ना, जो कि कवितावाद में एक नए युग का पदार्पण हुआ। फिर सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या होती है? सामाजिक स्थिति का मतलब होता है कि लोगों में जातिगत द्वेष ज्यादा था, जाति भाव, जो वर्ण की व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा था और अंधविश्वास जो था वो बहुत ज्यादा था। अंधविश्वास ये था कि समुद्र यात्रा करना पाप समझा जाता था भारत के लोगों में, ठीक है। और समुद्र यात्रा करने पर व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। तो समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था, ठीक है ना। एक प्राचीन मान्यताओं का पुजारी था जो अंधविश्वास रूढ़वादी था उसको मानता था, और दूसरा नवीनता का था जो इन चीजों को नहीं मानता था, नए विचार को ग्रहण कर रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का भी असर था और पाश्चात्य सभ्यता को भी अपना रहे थे। तो समाज में नशाखोरी, व्यभिचार जो था ये बढ़ गया था, ठीक है ना। अब ब्रिटिश शासक जो है क्या करते थे, वो शोषण तो बना कर ही रहे थे, कूटनीतिक से काम ले रहे थे। उनका तो मेन काम यही था हिंदू मुसलमानों में क्या करना, फूट डालना और अपने काम को सिद्ध करना, अपने काम को करना, यही तो उनका फूट डालो शासन करो कूटनीति थी। तो वहां पर जो नारी का स्थान था समाज में वो भी दयनीय अवस्था में था। पर्दा प्रथा के कारण उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देने दिया जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। उन्हें कोई अवसर मतलब मानसिक विकास उनका नहीं हो पाता था। और साथ ही साथ में विवाह में भी अड़चने आती थी, बहुत से अपने से ज्यादा आधी उम्र के व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। बाल विवाह प्रथा प्रचलित ही थी, वृद्ध विवाह प्रथा प्रचलित थी, बहु विवाह, एक आदमी के 10-10, 4-4, 5-5 बीवियां होती थी। और इतना ही नहीं, कम अवस्था में लड़की की शादी तो कर ही दी जाती थी। और कम अवस्था लड़की की उम्र 7-8 साल होती थी और लड़के की उम्र कम से कम 20, 25, 30 साल होती थी। ये शादियां ऐसे की जाती थी, कभी कभी 40 साल होती थी और इसकी वजह से वो जल्दी विधवा हो जाती थी। तो यहाँ पे सती प्रथा भी था, जब लड़की विधवा हो जाती थी तो क्या होता था, उसको उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके खिलाफ समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए थे। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह, वधु विवाह पर प्रतिबंध लगाया, राजा हरिश्चंद्र सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये और वंश वृद्धि के लिए देवी देवताओं की उपासना के लिए नर बलि दी जाती थी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक कानून, सरकार ने इस प्रथा को बंद करके कानून बनाने का प्रयत्न किया। तो बहुत सारी प्रथाएं थी जो प्रचलित थी, उनको बंद कराया गया। बंद किसने कराया? जो दो भाग था, एक नवीनता वाला भाग था, उन लोगों ने किया, ठीक है ना। हिंदू धर्म की आडंबरता प्रिय जो था, अंधविश्वास था, उन चीजों से लोग आगे नहीं आना चाहते थे। कुछ ऐसे समाज प्रचारक, धर्म प्रचारक थे जो अच्छाइयों को मतलब कि ग्रहण करते थे, बुराइयों को छोड़ना चाहते थे, लेकिन लोग इस चीज को नहीं सुधरते थे। तो लेकिन इस समय भारतीय समाज सुधारकों में भी चेतना आई और धर्म को नए दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया और एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म विद्या आदि सभी ऐसे धर्म थे जो शुरू किए गए, ठीक है ना। राइट, आंदोलन द्वारा धार्मिक रूढ़
सती प्रथा, जात प्रथा विरोध, मूर्ति पूजा। आप कहेंगे आपका इसका साहित्य से कैसे संबंध है, तो जो ये कुरीतियां समाज में थी इनको साहित्य के माध्यम में कलमबद्ध किया गया, कुरीतियों को साहित्य के माध्यम से बताया गया कि ये गलत है, वहां की समस्याएं बताई गई, तो ये एक तरह से नए साहित्य का स्रोत पात्र हुआ, ठीक है ना, राइट। स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया गया, ये नवजागरण की लहर फैलने लगी। फिर साहित्यिक पृष्ठभूमि, अब साहित्यिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, क्योंकि हमने सामाजिक के साथ में धार्मिक भी वहां पे देख लिया, ठीक है ना, धर्म से संबंधित पूजा पाठ बलि वाला जो था, ठीक है। अब धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में परिवर्तन जो है वो शुरू हो गया था, और साहित्यिक पृष्ठभूमि में 1857 से पहले भारतीय जो साहित्यकार थे वो रीतकाल की परंपरा का बाहुल था, नहीं, 1857 से पहले रीतकाल के में लोग साहित्य लिखा करते थे, और दरबारी जो हुआ करते थे वो विलास से पूर्ण रचनाएं होती थी, विलासता पूर्ण होती थी, राजा और उनके जो मनोरंजन के लिए लोग हुआ करती थी, औरतें होती थी, नृत्यांगना जो होती थी, उनसे संबंधित कविताएं हुआ करती थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि कवियों को राजाश्रय प्राप्त होता था, यानी राज्य में संरक्षण उनको मिलता था, वहां से उनको पैसे मिलते थे, तो कवि एवं साहित्यकार अपनी आजीविका को मानकर साहित्य की रचना किया करते थे, क्योंकि उनको वहां से पैसे मिलते थे तो उनका जीविका भरण पोषण होता था, तो इसलिए वहां पे राजाओं के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। आश्रयदाताओं क्या, उनकी लेखनी वही लिखते थे जो आश्रयदाता चाहते थे, तो जो राजा उनको संरक्षण देता था उसी राजा के प्रशंसा में वो लिखा करते थे, और राजाओं की प्रशंसा, नायक नायिकाओं के भेद तथा राजा के सुख वैभव का वर्णन वो अपने कविता के माध्यम से किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन भारत में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो इसमें परिवर्तन आ गया, और ब्रिटिश शक्ति के सामने देसी राज टिक नहीं सका और पराधीन हो गया, और यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और कवियों का जो राजाश्रय था वो भी छिन गया, चला गया, जो राजा उनको संरक्षण देते थे। तो कवि राजाओं के विलास को छोड़कर जनता के संपर्क में आने लगे, ठीक है ना, और यहाँ पर जनता के संपर्क में आने पे यहाँ पे जन साहित्य का शुरुआत हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 1792 में अंग्रेजी के माध्यम से उपयोगी ज्ञान की शिक्षा जो अंग्रेजों ने शुरू किया, और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, यानी शिक्षा की बातें अब यहाँ पे शुरू होने लगी, भारतीयों को शिक्षित करने का काम अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। और राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और धीरे धीरे देश के कई भागों में कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुई, प्रगति होने लगी, ठीक है। और भारत में अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा खासा प्रचार हो गया, रीजन अंग्रेज थे यहाँ पर, ठीक है, वो चाहते भी थे कि यहाँ के रीजनल जो क्षेत्रीय भाषाएं उनका प्रसार ना हो, हिंदी को ज्यादा लोग ना सीखे बल्कि अंग्रेजी भाषा को ज्यादा सीखे, शायद पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य सभ्यता को वो अपनाए, कौन, भारतीय अपनाए, अंग्रेज चाहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब नवीन शिक्षा द्वारा जन जागरण फैला, लोगों में चेतना आई, लोग समझदार हो गए, तो कविता के क्षेत्र में कवियों ने अतीत एवं वर्तमान दोनों को स्थान दे दिया, यानी कवियों में एक और कबीर, सूर, तुलसी के अनुकरण लिखे गए, भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी गई, ठीक है ना, बिहारी और मतिराम के श्रृंगारपूर्ण रचनाएं लिखी गई, यानी कि यहाँ पर भक्ति को स्थान दिया। तो दूसरी ओर वर्तमान स्थिति से प्रभावित राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक यथार्थ से रचनाएं लिखी गई। कुछ लोग उन्होंने कैसी रचनाएं की, अपने राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक, जो समाज में उस वक्त व्याप्त था उन चीजों को देख करके, जो शोषण था, जो भी चीजें थी, और इस परंपरा को निभाते हुए कवियों ने नए नए भाव एवं विचारों को व्यक्त किया और कविता में स्थान दिया। तो इस काल की कविता जन जीवन के साथ अपना पैर मिलाने लगी, और कवियों का उद्देश्य जनता में जागृत लाता, जनता को सच सामने दिखाना था, ठीक है, और जनता के अभिरुचि एवं प्रचार की सुविधा के लिए कविता में विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ। भक्ति और रीत काव्य के जो भक्ति, दोहे, सवैया लिखे गए, नए नए साहित्य गीतों, लोकगीतों की रचना यहाँ पे हुई। लोकगीत में कजली, ठुमरी, गजल, होली, श्रद्धा और चैती, ठीक है ना, आदि छंद लिखे गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरह से भारतेंद्र युग का सूत्रपात हुआ, और भाषा के क्षेत्र में इस युग में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अवधी एवं ब्रज भाषा की काव्य रचनाएं की जाती थी, ठीक है। रीत काल में जो मान्यता हो गई थी कि ब्रज भाषा को छोड़कर अन्य भाषा में कविता नहीं लिखी जाती थी रीत काल में, वहीं पर जब नया एक काल आया, ठीक है, नवजागरण का काल आया, तो यहाँ पे अवधी भाषा में भी कविताएं लिखी जाने लगी, और धीरे धीरे लोग खड़ी बोली तक पहुंचने लगे और खड़ी बोली में कविता लिखी जाने लगी, ठीक है ना। और परंपरा अनुकूल जो ब्रज भाषा का पक्ष लिया कुछ लोगों ने, तो कुछ लोग नवीन दृष्टिकोण को लेकर खड़ी बोली की ओर बढ़े, क्योंकि खड़ी बोली यूज करने से सब तक पहुंच
जाती थी, वो कविता जनरली हिंदी बोली जाती थी सभी के द्वारा। तो इस प्रकार आंदोलन चला 1887 से 1990 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि आता है, सपोज दैट, रिमेंबर, क्वेश्चन आता है भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का, भारतेंदु युग में भाषा का, तो फिर आपको यही लिखना, ये जो अभी भाषा का मैं बता रही हूँ, खड़ी बोली, अवधि और ब्रज भाषा वाला, ठीक है ना, यही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आंदोलन 1887 से 1890 तक चला, और ब्रजभाषा के जो पक्षधर थे, जो ब्रजभाषा में लिखते थे, मानते थे कि कविता ब्रजभाषा में होनी चाहिए, तो प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आते, या खड़ी बोली के पक्ष में अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक आते, ठीक है ना। और धीरे धीरे लोगों में खड़ी बोली के प्रति भी रुचि बढ़ने लगी और ब्रजभाषा का स्थान पीछे होता गया, ठीक है ना, राइट। तो इस प्रकार तत्कालिक समय में किस प्रकार राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां थी, किस प्रकार उसमें सामाजिक परिवर्तन उपस्थित हो रहा था, यही वह समय था जब हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन होता है जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी भाषा साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन उपस्थित किया, और इस युग पुरुष का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि थी कि किस तरह से भारतेंदु युग का प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन विकास से भी आता है तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भारतेंदु युग का विकास किस तरह से हुआ, भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि क्या थी, भारतेंदु युग जो है उसकी परिस्थितियां क्या थी कि भारतेंदु युग का विकास हुआ, ठीक है ना। तो यही सब लिखना है, ऊपर से नीचे तक जो भी बताया है। एक क्वेश्चन जो बनेगा कि भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का क्या महत्व है, ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने कैसे ले लिया, तो फिर जो अभी लास्ट में मैंने ब्रज भाषा खड़ी बोली का बताया है वो लिख दीजिए, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग का आगमन कैसे हुआ, तो ये थोड़ा सा आप इनका है, मैंने पहले जो वीडियो बनाया है ना उसमें बताया, तो आप वाच कर लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। देखिए अब उनका जो तत्कालिक सामाजिक बुराइयां थी, ठीक है ना, उससे देश जर्जर हो गया था, यहाँ पे दिया हुआ किस तरह से आगमन हुआ भारतेंदु युग का, किस तरह से एक तरह से विकास हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। जो अभी पढ़ाया है उसको सामाजिक, आर्थिक में, संस्कृत में अलग अलग न करके कॉमन आप लिख दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा कि लंबा सा पैराग्राफ 2-3 पेज में तो हो जाएगा, ठीक है, वही चीज है, ओके। अब देखिए क्या कारण थे कि भारतेंदु युग के पूर्व के कवि परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करते, तो परिपाटी क्या थी, ब्रजभाषा ही तो थी। जन साधारण की समस्याओं से संबंधित काव्य रचना प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे, 2-3 पंक्तियों में लिखिए। जनसाधारण की समस्याएं क्या थी बता चुके हैं, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की हमने समस्याएं आपको बता दिया है, ठीक है ना। धर्म से संबंधित थी ना, मतलब कि बलि देने वाली समस्या थी, और वहाँ पे नारी समस्या थी, है ना, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सभी कुछ समस्याएं थी, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, चलिए ठीक है, ओके। अब क्या देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। काव्य का विकास वही है, काव्य की दृष्टि से भारतेंदु युग का संक्रांति का युग, तो मैंने कहा था ना टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, ठीक है ना। तो ये तो हमने देख लिया है इसमें, ठीक है ना। और इस युग के कवियों को 3 कोटियों में रखा गया है, 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम कोटि में इनके यहाँ से देख लीजिएगा, काव्य के विकास को 3 भागों में बांटा गया भारतेंदु युग का। प्रथम कोटि में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने आधुनिकता से अपने को बिल्कुल ही अलग रखा, ठीक है ना, यानी आधुनिकता में आए ही नहीं। सेवक, सरदार, हनुमान कवि इस कोटि में आते हैं। और जो दूसरे कोटि के लोग हैं, ऐसे कवियों को रखा जा सकता है जिन्होंने कविता लेखन का आरंभ तो प्राचीन परंपरा से शुरू किया, किंतु वे आधुनिकता से युक्त काव्य रचना करते चले आए, ठीक है ना। ऐसे कवियों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और इस कोटि के अन्य कवि थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास। और तीसरी कोटि में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने अर्वाचीन ढंग की काव्य रचनाएं की, जिनमें बाल मुकुंद गुप्त का नाम प्रथम है, ठीक है। तो तात्कालिक हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान करने का कार्य भारतेंदु युग ने दिया था, और उस समय के काव्य कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए थे, ठीक है ना, राइट। तो भारतेंदु युग हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नई काव्य धारा की शुरुआत कैसे हुई, भारतेंदु युग से हुई थी, और इस युग में कवियों को 3 कोटियों में रखा गया था, 3 श्रेणियों में रखा गया था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का भी पूछता है, मैं आपको बता देती हूँ। आप कहेंगे हमने तो पूरी बुक पढ़ा दी, अब आपको पढ़ना है तो नॉलेज रखना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा पूछेगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं वो बता सकती हूँ। एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
100% मुझे लगता है कि पूछेगा। यदि ये नहीं पूछता है विकास का पृष्ठभूमि का, तो भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के कवि कौन कौन से थे? तो देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास इनमें प्रमुख थे। तो प्लीज वीडियो जो बना हुआ है वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, इनके बारे में बताया है। तो प्लीज प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अगर इसमें लेंगे तो 100% रेडियो जो है लेंदी होगा। तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राइट, ओके। तो इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी प्रेमघन के बारे में देखा, फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कहाँ से आप उठाएंगे, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे भारतेंदु ने तो नई नई विधाओं की शुरुआत की थी, और यहाँ पर उनके समय के अन्य लेखकों ने साहित्य की विधाओं में लेखन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक, उपन्यास, निबंध की रचना की थी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर भारतेंदु युग की कविता का काल नवजागरण काल था, और कविता का प्रत्येक पक्ष एक नई दिशा से पूर्ण स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। मैं उस वाले वीडियो में जो भारतेंदु युग है उसमें मैंने आपको बताया, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो ये भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, जब आधुनिक काल आया तो संसार के सभी देशों में परिवर्तन हो रहा था। यूरोप के देश में जो शुरू में पढ़ चुके हैं वही आपको लिखना है कि यूरोप के देश इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, एक नया पुनर्जागरण शुरू हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे परिवर्तन आया। भारत में अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया था, जहां जनता का शोषण हुआ था, ठीक है ना। और जनता के शोषण के साथ में वैज्ञानिक साधनों में यातायात की व्यवस्था से जनता में भी जागृति आई। तो इस युग में लेखकों ने नव जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? लेखकों ने, ठीक है ना। और अंधविश्वास से ग्रसित समाज में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, और अंग्रेजों ने देशी राज्य को हराया। अब राजाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रह गई थी, कवियों का राजाश्रय था वो समाप्त होने लगा था। अब कवि जनता के संपर्क में आए और रीतकालीन दरबारी कविता का रूप बदलने लगा। इसमें विशेषता पूछता है हिंदू काव्य की। चलिए मैं एक एक करके बता देती हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं एक एक करके बता देती हूँ कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है, ओके, सॉरी, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं। सबसे पहले इसकी विशेषता आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये यहां से ले लीजिए कि उस युग के लेखकों ने, यानी इस युग के लेखकों ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। दूसरा ले सकते हैं कि समाज सुधारक नेताओं द्वारा सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से ग्रसित समाज में परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है ना। फिर तीसरा ले लीजिए कि अंग्रेजी ने देशी राज्यों को हराया। चौथा ले लीजिए, अब राजाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। और पांचवा ले लीजिए कि कवियों का राजाश्रय जो था, जो उनको संरक्षण मिलता था राजा के यहाँ, वो समाप्त हो गया था। और छठवां ले लीजिए कि इस युग में जो कवि थे वो जनता के संपर्क में आ गए थे। और सातवां ले लीजिए, रीतकालीन दरबारी कविता का रूप बदलने लगा था, ठीक है। पहले जहां आश्रयदाताओं की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार कविताएं की जाती थी, जैसे राजा लोग के यहाँ रहते थे तो उनके हिसाब से कविता लिखते थे, अब यहाँ सामाजिक जरूरतों को स्थान दिया जाने लगा, ठीक है, राइट। और हिंदी साहित्य में परिवर्तन के इस दौर को प्रारंभ करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, अगर एक क्वेश्चन आता है नवीन प्रवृत्तियां, तो नवयुग की चेतना थी, ठीक है ना। नवयुग की चेतना भी इसी से स्टार्टिंग हुई थी, तो नवीन प्रवृत्तियों में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। काव्य की विशेषताएं या नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, तो ये आप याद कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए। इसीलिए हम आपका वीडियो अभी लेके आ रहे हैं। आपका पेपर 5 को है और आज 3 है, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और भी यहाँ पे ले सकते हैं, और भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्राकृतिक जो चित्रण था, जो भी कुछ लिखा जाता था वो सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखा जाने लगा। नवीन युग की चेतना के कारण काव्य नायक नायिका के प्रेम सीमा से मुक्त हो गए। पहले के जो काव्य लिखे जाते थे, कविताएं जो लिखी जाती थी, वो नायक नायिका यानी एक प्रेमी प्रेमिका के ऊपर लिखी जाती थी, जो उससे मुक्त हो चुकी थी और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करने लगा, ठीक है ना, राइट। ये है।
अच्छा चलिए, यहाँ पर अब भारतेंदु युग की संरचनागत विशेषताएं क्या है या भाषा शैली क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की जो है काव्य की संरचनागत विशेषताएं क्या क्या है। तो फिर चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएं, हिंदी काव्य की विशेषताएं क्या थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारतेंदु इस युग के यानी भारतेंदु युग के काव्य की संरचनागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें विषय वस्तु आता है, ठीक है, यानी विषय वस्तु की दृष्टि से भारतेंदु युग की कविता में परिवर्तन आया, ठीक है ना। कविता में क्या परिवर्तन आया, जहां पहले कविता वो राजा उनके लिए अंग्रेजों राजाओं के लिए लिखा करते थे, फिर जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का शासन हो गया और जब यहाँ पे रानी विक्टोरिया ने शासन उनके हाथों से ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया, तो उनकी प्रशंसा में ये लोग लिखने लगे, कौन, भारतेंदु लिखने लगे, ठीक है, उनकी प्रशंसा में लिखने लगे, ठीक है। तो इस युग के कवियों ने जहां प्राचीन परंपरा से चली आ रही विषय वस्तु को स्थान दिया, वहीं अब धीरे धीरे उनका झुकाव नवीनता की ओर होने लगा। प्राचीन विषय वस्तु विक्टोरिया हो गई थी, उनकी प्रशंसा में लिखते थे, लेकिन जब पता चला कि अंग्रेज कितना शोषण कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनका उनमें एक तरह से जागृत पैदा हुई और उन्होंने उसको छोड़ करके एक तरह से समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति उनके अंदर जागी और उसकी तरफ लिखने लगे। तो समसामयिक समस्याओं को काव्य में स्थान दिया जाने लगा, ठीक है। तो समसामयिक समस्याओं को काव्य में भी स्थान दिया जाने लगा। श्रृंगार, हास्य व्यंग, ईश्वर भक्ति के अलावा देश प्रेम की रचनाएं प्रमुख हो चली थी। तो मुख्य विशेषताएं जो थी देख लीजिए, विषय वस्तु है, विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आता है कि इसमें कविता में परिवर्तन जो आया वो मेन था कि जो प्राचीन परंपरा की विषय वस्तु थी वो ना होके अब नवीन विषय वस्तु यहाँ पे हो गई, पहला। दूसरा है कि समसामयिक समस्याओं को काव्य में स्थान दिया जाने लगा, ठीक है। तीसरा है श्रृंगार, हास्य व्यंग, ईश्वर भक्ति के अलावा, यानी श्रृंगार, हास्य व्यंग और ईश्वर भक्ति में कविताएं लिखी ही जाती थी। इसके अलावा देश प्रेम की रचनाएं होने लगी, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषय संबंधित रचनाओं के उदाहरण मिलते हैं, तो उसमें भी कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है ना। तो किस प्रकार की विषय वस्तु ने, सबसे पहले प्राचीन काव्य का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, ये देखिए, तो एक उदाहरण है। तो सबसे पहले विषय वस्तु में आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं भक्ति परक संरचनाएं, ठीक है ना। भक्ति परक संरचनाएं दूसरा हो जाएगा विशेषता में। परंपरा से चली आ रही परिपाटी का मतलब भक्ति की वो रचनाएं लिखा करते थे, कृष्ण की, राम की, इस तरह की कविताएं वो लिखा करते थे। और भारतेंदु युग के उसमें युग में भारतेंदुवादी कवियों ने भक्ति परक रचनाएं की और ईश्वर की प्रशंसा करते हुए भारतेंदु लिखते हैं। तो दूसरा जो विशेषता हो गई भक्ति परक रचनाएं हो गई, ठीक है। अब तीसरा क्या है, राजभक्ति। तो अन्य कवियों ने भी भक्ति परक रचनाएं की, किंतु इस काल की भक्ति एवं रीति विषयक काव्य रचना की ओर हटकर कवियों ने नए नए विषयों को विशेष ध्यान दिया। यानी कि भक्ति काल की रचनाएं करने के साथ साथ में बाद में इन लोगों ने और विषय की ओर ध्यान दिया। यानी तत्कालिक राजनीतिक जो परिस्थितियां उस वक्त देश में थी, तो कवियों में राजभक्ति की भावना जागी और उन्होंने मतलब भक्ति और रीत विषयक से निकल के राजभक्ति में आ गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे राजभक्ति का मतलब अंग्रेजों की भक्ति करना, ये भी समझिएगा। अभी ये राजभक्ति, इसको देशभक्ति मत लिख दीजिएगा। राजभक्ति का मतलब जिसका उस वक्त राज था और राज अंग्रेजों का था। तो यहाँ पे विक्टोरिया का जब राज आया तब लोग बहुत खुश हो गए कि विक्टोरिया ने वादा किया था कि वो भारत में ये काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे वगैरह वगैरह। तो लोग खुश हो गए, तो उनकी खुशी में भी भारतेंदु ने क्या की, रचनाएं की थी। और भारतेंदु ने अनेकों रचनाएं की जिनसे राजभक्ति निहित होती है। महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा की थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब उनका शोषण बनने लगा, अंग्रेजों का, भारतीयों का शोषण होने लगा, फूट डालो राज करो की नीति, इन्होंने कूटनीति अपना ली। तो जो उस वक्त के कवि थे, जो राजभक्ति में थे, उनमें जन जागृत पैदा हुई, चेतना पैदा हुई और वो देशभक्ति में आ गए। तो भारत के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाकर लोगों में जागरण के लिए प्रयत्न शुरू हुआ। देशभक्ति और भारतेंदु ने लिखा भी था। तो भारत की दुर्दशा से व्यथित होकर सभी को मिलकर देश दशा पर विचार करने के लिए लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। और प्रेमगन भी लिखते हैं। और बाद में इन लोगों ने राजभक्ति को छोड़ करके देशभक्ति यानी अंग्रेजों के खिलाफ और जो वहां की जनता थी उनको जगाने का काम करने लगी, ठीक है ना। तो इनमें प्रताप नारायण मिश्र हो गए, प्रेमगन हो गए, ठीक है, और ये भारतेंदु हो गए। और भारतेंदु का विचार था कि सभी देशों में ज्ञान की बातें करें और उनकी भाषा में ही प्रचार करने से कल्याण होगा। तो यदि आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो आपको उनकी भाषा में ही समझाना होगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति पर भी तत्कालिक कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, ठीक है ना। ओके, तो ये है विशेषताएं किसकी,
भारतेंदु युग की भाषा शैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो वीडियो है लेंदी होगा। भाषा शैली काव्य शिल्प, भाषा का मतलब ही होता है यहाँ पे, भाषा शैली का मतलब काव्य शिल्प कैसी थी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इससे आई थिंक होना चाहिए। तो इतने ही क्वेश्चन हम लेंगे इसमें भारतेंदु युग में, और इसके बाद हम लेंगे द्विवेदी युग। तो देखिए एक्चुअली क्या था कि जो भारतेंदु युग से पूर्व काव्य का जो आधार था वो भक्ति भावना था, यानी रीत काल में कविताएं लिखी जाती थी और श्रृंगार प्रेम भावनाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो भारतेंदु युग से पूर्व जो भी काव्य लिखे जाते थे हरिमध्य युग में वो भक्ति भावना के ऊपर लिखे जाते थे। ठीक है ना, और फिर रीत काल में श्रृंगार तथा प्रेम भावना पे लिखे जाते थे। लेकिन भारतेंदु युग को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत तरह का पूछ सकता है, मैं वही कह रही हूँ। भारतेंदु युग को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने रीत काल को छोड़ा, भक्ति भावना को छोड़ा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी आधुनिक काल कहने के लिए, और आधुनिक काल में इस प्रवृत्ति में बदलाव आया, और यह परिवर्तन केवल भावों एवं विचारों में नहीं बल्कि भाषा के क्षेत्र में आया। यानी भारतेंदु युग से पूर्व ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जाती थी। ब्रज एवं अवधि भाषा को काव्य के लिए उपयुक्त समझा जाता था, और रीति भाषा काल में तो ब्रज भाषा का इतना ज्यादा मान बढ़ गया था, इतना ज्यादा लोग उससे लिखने लगे थे कि लोग ब्रज भाषा छोड़कर कभी किसी अन्य भाषा में कविता ही नहीं करते थे। इतना क्रेज था, इतना ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है ना, और मानता यह हो गई थी कि ब्रज भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में कविता हो ही नहीं सकती। ये सोचिए, इतना ज्यादा ब्रज भाषा को प्यार मिला। लेकिन भारतेंदु इसीलिए आधुनिक कविता कहा जाता है। ये आपको आधुनिक कविता में लिखना है, भाषा शैली में भी लिखना है। क्वेश्चन यदि आधुनिक कविता का पूछता है तो यहाँ से स्टार्टिंग कर देनी है। देखिए है ना, हमने जो आपको बताया था आधुनिक काल में इस प्रवृत्ति के बदलाव आया, क्या बदलाव आया, तो ये बदलाव आया, इसलिए इसको आधुनिक काल भारतेंदु युग का आधुनिक काल कहा जाता है। ठीक है ना, तो जहां पे ब्रज भाषा ने अपना स्थान रख लिया, इतना ज्यादा रख लिया कि लोग उससे निकल नहीं पा रहे थे। हर एक कविता, चाहे कवि किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, लेकिन वो ब्रज भाषा में ही कविता लिखता था। तो भारतेंदु युग में धारणा दूर हो गई। अब जो रचना थी वो काव्य की रचना वो खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। और भक्ति काल में कवियों ने कविता को भक्ति भाव से पूर्ण बना दिया था। तो रीति काल में छंद अलंकार चमत्कार दिखाने के लिए भाषा को जन सामान्य से दूर कर दिया। तो भक्ति काल में कविता में भक्ति भाव मिला, तो रीति काल में छंद अलंकार मिला, और भारतेंदु युग में कवियों ने भाषा को कृत्रिमता के घेरे से बाहर निकाल दिया। और इस कार्य की शुरुआत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। उन्होंने भाषा को अलंकृत करने का परिश्रय नहीं किया, भाषा को अलंकृत करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, और उन्होंने भाषा को सरल एवं सर्वग्राह्य बनाया ताकि सब तक पहुंच सके। वो सिर्फ खड़ी हिंदी के माध्यम से हो सकता था, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा जो आबादी है वो खड़ी हिंदी बोलता था। ठीक है ना, ब्रज भाषा तो सिर्फ वही समझ सकते हैं ना जो ब्रज के लोग हो सकते हैं, लेकिन खड़ी हिंदी तो पूरा भारत समझता था। तो पूर्व प्रचलित भूवाल, बयन, चकव्य, सायल, लायन आदि शब्दों का पूर्ण बहिष्कार किया, जो पहले की भाषा रूढ़ भाषा हुआ करती थी। यहाँ पर उन्होंने आधुनिक शब्दों का प्रयोग किया, तत्सम का बहिष्कार किया, तत्सम को छोड़ दिया, तद्भव को अपना लिया। तो ये था भाषा शैली किसका? भारतेंदु युग की। और क्वेश्चन पूछता है आधुनिक काल क्यों कहा जाता है, तो फिर यही जवाब आपको लिखना होगा, पूरा यहाँ से लिखना होगा। भाषा शैली आधुनिक युग दोनों एक में लिख दीजिएगा। ठीक है, राइट, ओके। उन्होंने नए सैकड़ों शब्द खोजे, ये भी जोड़िएगा कि भारतेंदु ने बहुत सारे नए सैकड़ों शब्द खोजे। तत्सम में उन्होंने उर्दू का भी प्रयोग किया। ठीक है ना, भारतेंदु के कवि काव्य की भाषा को जन साधारण से जोड़ देना चाहते थे भारतेंदु, और वो ऐसे सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे जो लोगों के लिए समझ में आ जाए और आसान हो, लोग उसका यूज भी करते हो। ठीक है ना, राइट। और अंग्रेजी शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन ऐसा प्रयोग अधिकांश हास्य रस की रचनाओं में हुआ था। तो उन्होंने अंग्रेजी शब्द का तो प्रयोग किया था, लेकिन हास्य रस की रचनाओं में किया था। ठीक है ना, राइट, ओके। से क्रॉस, वॉच, स्टार हुए, महाराज बहादुर नाम सभी तो उन्होंने किया था। ठीक है ना, देखिए, ठीक है, ओके, चलिए। क्योंकि अगर भारतेंदु युग का आएगा भाषा शैली, तो फिर इसमें आप प्रताप नारायण मिश्र का भी लिखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र ने अंग्रेजी व अरबी के शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि जब एक युग आता है तो युग का मतलब होता है कि उसके अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उनके बारे में आप बताइए। ठीक है, सिर्फ भारतेंदु भर से मतलब नहीं होता है।
प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, ये कुछ थे। ठीक है ना। मुहावरे एवं कहावतों का भी प्रयोग किया गया। तो भाषा को सजीव बनाने के लिए भारतेंदु युग के कवियों ने, देखिए यहाँ पे देखिए ना आगे ना, भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग किया। और भारतेंदु की रचनाओं में जगह जगह निम्नलिखित मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग ये मत लिखिएगा, सिर्फ उन्होंने अपने भाषा को सजीव और सरल बनाने के लिए, सब तक पहुंच बनाने के लिए क्या किया था, रचनाओं में मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग किया था भारतेंदु युग के कवियों ने। ये होता है भाषा शैली। ठीक है ना, राइट, ओके। भारतेंदु युग के कवि जागरूक थे, तो उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए जनसभाओं, बुंदेली, अवधि, खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाया और खड़ी बोली में रचनाएं करके कवियों को इसका विस्तार प्रदान किया। ठीक है ना। खड़ी बोली जो कि छेड़ परंपरा अमीर खुसरो की, मुकरी और कबीर के दोहों का प्रारंभ होती थी, छोड़ दीजिए आप, इसे रहने दीजिए, आप छोड़िए। ठीक है। ब्रज भाषा का अंत एक तरह से कविता में हो गया था भारतेंदु युग में, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो भाषा वो हो गई। अब शैली, शैली मतलब लिखने का ढंग। हमने भाषा देखा ना, अब शैली क्या है। तो देखिए भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को नए ढांचे में साला गया है, नए सांचे में ढाला गया था। ठीक है ना। हमने कहा ना कि ब्रज भाषा अवधि से मुक्त होकर के खड़ी बोली में लिखा गया था। तो इस युग में कवियों ने जहां प्राचीन काव्य शैलियों का प्रयोग किया, वहीं तत्कालिक आवश्यकता अनुसार नवीन शैलियों को भी प्रमुख स्थान दिया। प्राचीन शैलियों का लिखने का ढंग, शैली मतलब लिखने का ढंग, तो जो प्राचीन लिखने का ढंग होता था उसको तो उन्होंने उपयोग किया ही किया, लेकिन नए ढंग को भी अपनाया। और प्राचीन काव्य शैली में वीर भावना, भक्ति भावना, श्रृंगार रस होता था। जैसे कि रीतकाल हो गया, रीतकाल में क्या था, भक्ति भावना में, भक्ति काल में भक्ति भावना, रीतकाल में श्रृंगार भावना हुआ करती थी। तो नवीन काव्य शैली में क्या जोड़ दिया, देश प्रेम, हास्य एवं प्रकृति का आवश्यकतानुकूल वर्णन, ये नवीन के हैं। नवीन काव्य शैली के या फिर भारतेंदु काल की काव्य की नवीन प्रवृत्तियां क्या थी। ठीक है, नवीन भाषा शैली क्या थी, तो यही थी देश प्रेम और हास्य तथा प्रकृति का आवश्यकतानुकूल वर्णन। तीन चीजें यहाँ पे नवीन काव्य शैली देखने को मिलती है जो भारतेंदु युग के कवियों ने शैली में अपनाई थी। ठीक है ना। तो अपने देश प्रेम, हास्य व्यंग आज शैलियों को देखा, यानी कि भारतेंदु का युगीन कवि ने अपने कविता में प्रेम, देश प्रेम, हास्य और व्यंग शैलियों को अपनाया। ठीक है। और भारतेंदु ने प्राचीन और नवीन शैली का प्रयोग किया, राइट। और हिंदी और उर्दू शैलियों को मिलाकर उन्होंने नवीन शैली बनाई थी, उर्दू और हिंदी को मिला करके। प्रकृति वर्णन कवियों की मुख्य प्रवृत्ति रही है। ठीक है ना। प्रकृति वर्णन भी वो करते थे, नायिकाओं की प्रेम विरह आदि के ऊपर भी वो कविता लिखा करते थे, प्रकृति का वर्णन किया। अब प्रेम की सीमा से बाहर जीवन के विशाल क्षेत्र को ध्यान में रखकर प्रकृति का वर्णन भी किया जाने लगा। पहले प्रकृति का वर्णन सिर्फ प्रेम क्षेत्र में ही देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग उससे बाहर निकलने लगे, अब देश दशा का चित्रण करने लगे। ठीक है ना। तो ये शैली है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपयुक्त वर्णन में शैली तो प्राचीन है, किंतु उपयोगिता की दृष्टि से नवीनता का समावेश है। तो कवि प्रकृति का वर्णन तो करता है, लेकिन जब भारतीयों की वीरता की बात करता है तो उसका कहना है कि जिस प्रकार बिजली चमक कर छुप जाती है, उसी प्रकार यहाँ के वीरों की बुद्धि और वीरता क्षण भर को दिखती है। ठीक है ना। तो ये है भारतेंदु युग में, इस शैली से भारतेंदु युग में परिवर्तन आया। इस प्रकार क्वेश्चन एक और क्रिएट होता है कि भारतेंदु युग में परिवर्तन किस वजह से आया, अब भारतेंदु युग में परिवर्तन के क्या कारण थे। तो भाषा शैली वेरी इंपॉर्टेंट थी परिवर्तन के। ठीक है ना। क्योंकि देश प्रेम, प्रकृति, इन चीजों को इसमें लिया गया था, हास्य को, व्यंग को लिया गया था। ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य था। तो हाँ, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग की काव्य की नवीन प्रवृत्तियां क्या थी जो अभी हम देख रहे थे, और भारतेंदु युग की भाषा शैली क्या थी जो अभी हम देख रहे थे, भारतेंदु युग की काव्य की पृष्ठभूमि क्या थी जो सबसे पहले हम देख के आए हैं, भारतेंदु युग के विकास के क्या कारण थे, वही आपका बनेगा। और भारतेंदु युग का काव्य शिल्प पर नजर डालना है, तो यही है जो अभी देखा हमने। काव्य शिल्प, भाषा शैली, भाषा शैली से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको भारतेंदु युग में यही लिखना है। ठीक है ना। पृष्ठभूमि विकास से कोई क्वेश्चन पूछे तो पहले वाला लिखना, जो बीच में बताया वो परिवर्तन के कारण हो जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, ओके। चलिए फिर आप भारतेंदु को भी यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, अब इसको हम ज्यादा नहीं लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेषता भी हमने आपको बता दी, भारतेंदु युग की विशेषता कौन कौन सी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये देखिए भारतेंदु युग में काव्य में प्रकृति वर्णन में क्या परिवर्तन आया, तो हमने आपको बताया ना कि पहले प्रकृति वर्णन प्रेमी प्रेमिका के बीच में हुआ करता था ना, प्रेम के बीच में प्रकृति का वर्णन होता था, लेकिन अब लोग उससे बाहर निकलने लगे और देश के बीच में भी लोग उसको जोड़ने लगे प्रकृति से। तो ये था। ठीक है। क्या कारण थे कि भारतेंदु के समय तक खड़ी बोली में काव्य रचना करने में संशय बना रहा, यानी भारतेंदु के समय में
सॉरी, जो काव्य रचना होती थी वो खड़ी बोली में नहीं होती थी। तो उसका एक रीजन था कि उस समय ब्रज भाषा और अवधी भाषा को इम्पोर्टेंस, महत्व दिया गया, और उस वक्त जो रचनाएं होती थी वो ब्रज और अवधी भाषा में होती थी, खास तौर पे ब्रज भाषा में। और लोग ये मानते थे कि ब्रज भाषा के अलावा कोई दूसरी जो भाषा है वो स्थान ही नहीं ले सकती है और कविता लिखी ही नहीं जा सकती है ब्रज भाषा के अलावा। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया, मैं पेपर दिया हूँ क्या आप लोगों का? चलिए ठीक है ना, हो गया, सारांश भी यहाँ पे आ गया ना। पृष्ठभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन, ठीक है, उसके कवि ये देखिए, प्रेमगण, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास आदि, ठीक है। और काव्य भाषा शैली, इतने थोड़े में ही सारांश में पूरी आपकी यूनिट ने फिनिश कर दी। चलिए अब हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा हम उसको ले लेंगे। मैंने कहा ना कि मैं एक ही वीडियो में लूंगी, एक ही वीडियो में लूंगी, चाहे 2 घंटे का बने। भारतेंदु और उसकी कविता हम यहाँ पे देख लेते, ठीक है ना, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी कविता क्या है। अच्छा, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे रचनाएं दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि इसको संदर्भ सहित व्याख्या करिए। अच्छा, प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं, ठीक है ना। नवीन प्रवृत्तियां क्या है, थोड़ा सा नवीन प्रवृत्तियां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। संरचना शिल्प ऑलरेडी हम लोग देख के आए, ऊपर भी तो देख के आए हैं ना, तब उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक नजर चलते चलते देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। पृष्ठभूमि भी हमने देख ली, हमें नहीं देखना भारतेंदु युग का, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। बस किस भूमि में हुई वो आप लिख लीजिए, एक बार तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। भारतेंदु युग का जीवन परिचय, भारतेंदु का हम नहीं देखेंगे, हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओ, क्योंकि इन्होंने यात्राएं की थी, भ्रमणशील होने के कारण उन्होंने देश के विभिन्न भागों में यात्राएं की थी। प्रथम यात्रा जो उनके सपरिवार रही वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की थी। इसी दौरान उन्होंने बंगला भाषा का नाटक विधवा विवाह पढ़ा और सामाजिक अवस्था से परिचित हुए, और यात्राओं से उनके मन में देशभक्ति की भावना जागी थी, यात्राओं से जागी थी। और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, काव्य रचनाएं नहीं देखेंगे हम, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी देखिए, हाँ, प्रेम फुलवारी, इसी से संदर्भ पूछे जाते हैं। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, सब प्रेम ही प्रेम में है, क्योंकि पहले ऐसी कविताएं लिखी जाती थी, राजभक्ति संबंधी, फिर भक्ति का, फिर विविध हो गई, ठीक है ना। ओके, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा, नारी उत्थान के लिए भारतेंदु द्वारा किया गया प्रयास है क्या, कहीं पे हमें दिखा नारी उत्थान वाला? ओके, देख लेती हूँ, ऐसा तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, काव्य रचनाएं, यहाँ हो सकता है ये है, नारी उत्थान के कार्य के प्रति भी भारतेंदु सक्रिय रहे। बाला बोधनी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। ओके, तो ये है नारी उत्थान के लिए भी, यानी नारी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो दशा दयनीय हो गई थी, ठीक है ना, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा न देना उनको, सती प्रथा, जो इतनी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी, तो इन सबको देखते हुए उन्होंने क्या किया था, नारी उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया था, ठीक है ना। और इसी के तहत उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया था, ठीक है। फिर नारी उत्थान का हो गया, एक एक नजर देख लीजिए, अगर पूछे तो बन जाए, ठीक है। बाला बोधनी पत्रिका के माध्यम से, तो जो हमने अभी बताया वही आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर लिख देंगे कि नारी उत्थान के कार्य के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका जो है शुरू किया था, ठीक है। ओके, चलिए और कुछ है क्या? अब नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन मुझे लगा इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब तत्कालिक कारण कौन कौन से थे, परिस्थितियां जो ऊपर हम आपको पहले वाले में पढ़ा चुके हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, ठीक है ना, भारतेंदु काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। आधुनिक काव्य के प्रवर्तक है भारतेंदु, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकता है कि भारतेंदु जो है, भारतेंदु काल आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है क्यों, या भारतेंदु काल को आधुनिक काल क्यों कहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो वही रीति काल, ब्रज भाषा, सभी चीजें आ जाएंगी। और ये कभी भी पहले जो थे यही कविताएं लिखा करते थे, फिर जब राजभक्ति हो गई, अंग्रेजों के फेवर में लिखने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, अंग्रेज का नहीं विक्टोरिया की प्रशंसा में करने लग गए। अंग्रेज जब आए, पहले तो ब्रिटिश का शासक था, फिर विक्टोरिया के हाथ में आ गया,
लेकिन फिर बाद में ये क्या हुआ, इनको जब समझ में आया कि लोगों का शोषण यहाँ पे किया जा रहा है, हमको परेशान त्रस्त किया जा रहा है, गुलाम बनाया गया, तब फिर इनमें एक नव चेतना जागी, ठीक है ना। और फिर वो देशभक्ति का लिखने लगे, यानी अंग्रेजों के विक्टोरिया के खिलाफ और अपने देश में नवजागरण लाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, ठीक है ना। और काव्य में हास्य रस भी देखने को मिलता है। तो भारतेंदु पहले कवि थे जिन्होंने हास्य रस से संबंधित रचनाएं लिखी थी, इसलिए आधुनिक काल भी कहा जाता है। और उनका हास्य निरर्थक ना होकर उद्देश्यपूर्ण होता था, ठीक है। और हास्य रचना कर वे सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करते थे, सामाजिक कुरीतियों को उजागर करते थे, ठीक है ना। लोकगीतों को भी उन्होंने लिया, मुहावरे वगैरह भी उन्होंने, लोकोक्तियों वगैरह का भी यहाँ प्रयोग किया। और भारतेंदु ने इस क्षेत्र में नवीनता का समावेश किया था। और भारतेंदु हिंदी के पहले कवि थे जिन्होंने पहले अंग्रेजी के ढंग पर निबंध काव्य का कला काव्य संबंध मुक्तों की रचनाएं की। यानी कि भारतेंदु पहले कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी के ढंग पर हिंदी काव्य रचना और मुक्तों की रचना की थी, ठीक है ना। ओके ओके चलिए, प्रमुख प्रवृत्तियां, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु युग काव्य की नवीन प्रवृत्तियों को बताइए, ठीक है ना। तो नवीन ये तो प्राचीन प्रवृत्तियां हो गई, हम यहाँ पे नवीन प्रवृत्तियां देखेंगे, ठीक है। नवीन यानी नई प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, तो नई प्रवृत्तियां वही देश प्रेम थी, देश प्रेम तो थी, देश प्रेम, व्यंग, हास्य, यही तो चीजें थी ना नवीन प्रवृत्तियों में। मिलेगा क्या हमें यहाँ, हाँ ये नवीन प्रवृत्तियां, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो नवीन प्रवृत्तियों का मतलब आधुनिक काव्य धारा के उद्देश्य से जोड़ा जाता है, और इसके पीछे तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी, जो पृष्ठभूमि में लिखेंगे। और साथ ही साथ में यदि पूछता है कि भारतेंदु युग की किस वजह से भारतेंदु युग का आगमन हुआ और कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से भारतेंदु युग का आगमन हुआ है, विकास हुआ, तो फिर राजनीतिक, सामाजिक, तत्कालिक, आर्थिक लिखेंगे। प्रवृत्तियां देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी भारतेंदु काव्य में इस आधुनिक नवीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों को निम्नलिखित विषयों में देखा जा सकता है। तो नवीन प्रवृत्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। पहला राजभक्ति हो गया, राजभक्ति भी था, विक्टोरिया के प्रति प्रशंसा। देशभक्ति, जब विक्टोरिया यानी कि अंग्रेजों के प्रति प्रशंसा, जब उन्हें पता चला कि तो शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे देश को गुलाम बना लिया है, लोगों का शोषण करना, हर एक चीज की तरफ से त्रस्त हो गए, तो लोगों को जगाने के लिए, नव चेतना फैलाने के लिए, लोगों के लिए देशभक्ति के प्रति लिखने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो अंग्रेजों के खिलाफ में, देश के समर्थन में। समाज सुधार, नारी उत्थान, मैंने बताया ही था, है ना। अंधविश्वास जो था, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, नारियों को पीछे रखना और उनको शिक्षा न देना, इन सब के लिए हो गया। अर्थ, इसमें भाषा प्रेम ले लीजिएगा, भाषा प्रेम भी था। जो ब्रज भाषा पहले चल रही थी उन्होंने उसको सीधे वहीं पे खत्म कर दिया और खड़ी बोली का यहाँ पे उपयोग किया। परिहास काव्य यानी कि हास्य, व्यंग, व्यंग जिसको बोलते थे, उन्होंने व्यंग की भी शुरुआत भारतेंदु युग ने ही की थी, और व्यंग के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां व्याप्त थी उनको उन्होंने दूर किया। लोकगीत का भी प्रचलन उन्होंने किया, निबंध काव्य भी लिखे जो अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी की तर्ज पर निबंध काव्य लिखे, और प्रकृति वर्णन। आप इसमें से 6 भी ले लेंगे, राजभक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार, भाषा प्रेम, परिहास काव्य, हास्य काव्य लिख दीजिएगा, गोत्र, लोकगीत, निबंध काव्य, इतना तो कम से कम 8 याद कर लेंगे तो 5 तो याद ही रहेंगे ना एग्जाम हॉल में, तो ये लिख दीजिएगा। ये देखिए अब एक एक करके एक्सप्लेन किया, तो ऑलरेडी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और मैंने अभी बता भी दिया कि क्या आपको लिखना है, ठीक है। ओके, राइट, ओके। समाज सुधार में वही था, रूढ़वादी लोग थे, ठीक है ना, तो परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। ओके, तो ये देख लीजिएगा समाज सुधार से संबंधित बातें। फिर नेक्स्ट क्या है, ओके, भाषा प्रेम भी था, एक नवीन महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का उदय हुआ, भाषा प्रेम, ठीक है, जो खड़ी हिंदी को लेकर वो आए थे यहाँ पे, राइट। परिहास यानी कि दोहे में हास्य रस का लक्षण दिखाकर यहाँ पर वो करते थे, ठीक है ना, उद्देश्यपूर्ण रचनाएं होती थी, ठीक है। लोकगीत का भी उन्होंने प्रयोग किया है, तो निबंध देख लीजिएगा इसे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन भी एक, भारतेंदु काव्य में नवीन प्रवृत्तियों के उद्भव के पीछे क्या कारण थे, ठीक है ना। ओके, चलिए, राजभक्त संबंधी रचनाएं क्यों की, भाई उनको खुश करने के लिए, और क्यों, ठीक है ना। ओके, संरचना शिल्प हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, भाषा आती है और शिल्प आएगी अभी, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, राइट। अब भाषा में क्या क्या है, तो देखिए भाषा में यहाँ पे उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया, और यहाँ पे तत्सम को रोक करके तद्भव को शब्दों को इन्होंने लिया, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, स्थानीय शब्दों का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया। काव्य रूप में निबंध काव्य, वर्णात्मक काव्य, विवरणात्मक काव्य आते हैं, ठीक है ना। काव्य रूप पूछे तो मुक्तक आता है,
ठीक है, ये सभी चीजें हो गई। तो अब इसमें से इतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट था नवीन प्रवृत्तियां वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, ओके राइट। और ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये यूनिट आपकी फिनिश्ड भी हो गई है, ठीक है राइट, ओके। काव्य भाषा की विशेषताएं, तो प्रचलित सरल प्रचलित शब्दों का प्रयोग, परिष्कृत एवं सरस पदावली, खड़ी हिंदी का भी प्रयोग इन्होंने किया था, शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया था ताकि लोगों तक समझ आ जाए, ठीक है ओके। चलिए अब ये आ गया द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य, इसी में ले बहुत लंबी हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, भारतेंदु का तो पूरा मैंने एक में फिनिश कर दिया, अब दूसरे ब्लॉक में तो नहीं है ना, मुझे लगता नहीं है कि है, ये दूसरे ब्लॉक में नहीं है, यानी मैंने एक में ही इनका भारतेंदु का कर दिया। ब्लॉक 3 देख लेते हैं। हाँ, वाचन काव्य और विश्लेषण में है तो कोई बात नहीं है। ब्लॉक 1 जो मेरा था उसमें भारतेंदु, सॉरी ये दूसरी पीडीएफ खुल गई है, मैं आपकी खोल लेती हूँ। ओहो ओहो, ओके ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब द्विवेदी युग को दूसरे में ले लेते हैं, इसमें लेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। अभी आपने जो शैली जो भाषा पढ़ी है ना सिर्फ भारतेंदु युग की थी, विशेषताएं पढ़ी, परिस्थितियां पढ़ी, भारतेंदु युग की थी, ठीक है ना। तो एक वीडियो में लेंगे, जब आप पढ़ेंगे एक चीज तो आपके दिमाग में रहेगी, तो इसको हम दूसरे वीडियो में ले लेते हैं और उसका थंबनेल डाल देंगे द्विवेदी युग, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको भारतेंदु युग डाला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चलिए टेक केयर, बाय।